अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि मैंने इस चैनल पर काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए हैं जिसमें आपको बताया है कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। तो साल 2024 का जो आखिरी लॉ एडमिशन टेस्ट है उस साल के लिए ये अपडेटेड लेक्चर सीरीज में बना रहा हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्टली तो पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कॉमनली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं जो आपने अवॉइड करनी है, और इसके बाद मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक्स बताऊंगा। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 अपलोड करेंगे। और अगर एक कैंडिडेट ध्यान से वक्त दे के इन 2 लेक्चर्स को कंप्लीटली सुन लेता है और इन पे अमल करता है, जिस तरीकाकार से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, सिखाता हूँ, आप उसको फॉलो करते हैं, तो आप इजीली जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट के पर्सनल स्टेटमेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सिर्फ इन लेक्चर्स को सुन के इनको फॉलो करते हैं तो आप जब भी लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होंगे, पर्सनल स्टेटमेंट का सेक्शन ऐसा नहीं होगा आपके लिए जो आपको परेशान करेगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्राइमरीली हमारी वीडियो सीरीज का पर्पज है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें, पर्सनल स्टेटमेंट को, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम जो है वो कोशिश करेंगे सबसे पहले पर्सनल स्टेटमेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा पर्सनल स्टेटमेंट की कुछ बेसिक्स। आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो 2018 से कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। अब 2018 में इनिशियली एक टॉपिक आता था जो बार बार रिपीट होता था और एक स्टैंडर्ड टॉपिक बन गया था, और उस टॉपिक में पूछा जाता था कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, वकालत क्यों करना चाहते हैं, आपने इस शोबे को क्यों चूज किया है। तो स्टूडेंट्स ने एक फॉर्मेट को जो है वो बना के उसको क्रैम करना स्टार्ट किया, क्योंकि डेफिनेटली बात है बैक टू बैक लॉ एडमिशन टेस्ट में अगर सेम टॉपिक आ रहा था तो स्टूडेंट ने उसको प्रिपेयर करके जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2019 और 20 से ऑनवर्ड उसने क्या किया कि टॉपिक को तब्दील कर दिया और टॉपिक को जो है वो एक सोशल इशू की शक्ल दे दी और उस पे आपकी ओपिनियन दरकार की। अब आप जानते हैं कि एसे की प्राइमरीली 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 किस्में होती हैं। एक होता है आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, जिसमें किसी भी स्टेटमेंट पे आपने अपने दलाइल देने होते हैं उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, और दूसरी किस्म का एसे होता है जी नैरेटिव एसे, जिस एसे पर, जिस स्टेटमेंट पर आपने अपनी ओपिनियन देनी होती है। तो पर्सनल स्टेटमेंट इज लाइक अ नैरेटिव एसे जिस पे किसी भी इशू पर, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी टाइटल पे आपने अपनी ओपिनियन पास करनी है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, मैं क्या करूं, मैं उर्दू में लिखना चाहता हूं, मेरे नंबर कट जाएंगे। आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, आप उर्दू में लिखें, आपके पास चॉइस है। आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, आप अंग्रेजी में लिखें। आपने जो है वो 200 वर्ड्स के दरमियान जो है वो लिखना है, यानी कि 190 टू 200 वर्ड्स आपके होने चाहिए और आपका जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट अप टू द मार्क हो जाएगा। आपकी जो भी लैंग्वेज अच्छी है आप उसमें लिखें। आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, आप उर्दू में लिखें, आपका स्कोर नहीं कटेगा। आप अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, आप अंग्रेजी में लिखें, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कोशिश करें कि रिटन सेक्शन को एक ज़बान में रखें। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो फिर दोनों क्वेश्चंस को, एसे को, पर्सनल स्टेटमेंट को उर्दू में लिखें, और अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप दोनों को फिर इंग्लिश में करें। लेकिन कोशिश करें कि जब किसी अनसीन टॉपिक को आप किसी ज़बान जिसके साथ कंफर्टेबल हैं उसमें लिखें। फॉर एग्जांपल, आप टॉपिक में याद करके जाऊंगा, चाहे जितने मर्जी याद करके जाऊं, एज इट इज टॉपिक तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसी ज़ुबान में प्रिपेयर करना है, एक ऐसी ज़ुबान में प्रैक्टिस करनी है बेसिकली जिस ज़ुबान में मैं कंफर्टेबल हूँ किसी भी टॉपिक पर अपनी ओपिनियन पास करने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स उर्दू में कंफर्टेबल होते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। स्कोर मेनली स्टूडेंट्स का कट रहा होता है। फर्स्टली तो ये वर्ड लिमिट जो मैंने आपको बताई है वो ये फुलफिल नहीं कर रहे होते। उसके बाद लैंग्वेज उन्होंने गलत चूज की होती है, यानी कि जिस लैंग्वेज के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते वो उस लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं। तो आपने जुबान और अल्फाज, ये जो वर्ड लिमिट है, इसके ऊपर फर्स्टली गौर करें। उसके बाद स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि जी पर्सनल स्टेटमेंट को क्या सिंगल पैराग्राफ में लिखा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सिंगल पैराग्राफ में नहीं लिखना। कोई भी टॉपिक, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जब लिखा जाता है वो मल्टीपल पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो जैसे ही आपके सामने ये नैरेटिव एसे या पर्सनल स्टेटमेंट आएगी तो सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। आप यहाँ इन ब्रैकेट से इंट्रोडक्शन को समझ लें। अब इंट्रोडक्शन में कतन ये नहीं है कि आपने अपना नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल, उसने टॉपिक पूछा है कि पाकिस्तान को हम सरसब्ज़ व शादाब कैसे बनाएं, तो आप कहें कि जी मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है। एग्जामिनर को क्या गर्ज है कि आपका क्या नाम है? तो यहाँ पर वो आपसे रिलेटेड नहीं पूछ रहा। हाँ, जब वो ये पूछता है कि आप जो है वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, अपना ब्रीफ तारुफ बताएं, तो बिल्कुल आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे जब टॉपिक आपकी ज़ात से रिलेटेड होगा। अब जब आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिख चुके हों उसके बाद आपने लिखनी है जी मेन बॉडी। मेन बॉडी
बॉडी में तमाम की तमाम जो टॉपिक से रिलेटेड ओपिनियन है वो आपने लिखनी है। और ये बिल्कुल ऐसे की तरह है जिस तरह मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो 15 नंबर का होता है स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस देता हूँ, ये बिल्कुल वही गाइडलाइंस है। मेन बॉडी लिखने के बाद आपने लिखना है जी कंक्लूजन, और कंक्लूजन बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, जिसमें सारी की सारी जो आपने ऊपर बात की है टॉपिक में उसको आपने कंक्लूड कर देना है। इस तरीकाकार से इस अप्रोच के साथ आपने पर्सनल स्टेटमेंट को लिखना है। और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी अपलोडेड हैं उनमें मैं सारी चीजें ये क्लियर कर चुका हूं। अब ये तो हो गए बेसिक्स ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट। अब 3 तरीके से वो पर्सनल स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है जिसको आपने अपने जहन में रखना है। फर्स्टली वो इस ट्रेडिशनल टॉपिक को आपसे पूछ सकता है कि आप वकालत क्यों करना चाहते हैं, आपने इस शोबे का इंतखाब क्यों किया है। तो आपने इस हवाले से भी अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप वकालत क्यों करना चाहते हैं। फर्स्टली आप बताएंगे कि आपका ब्रीफ एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या हैं अगर इन केस कोई हैं, या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपकी जो है वो अचीवमेंट्स हैं वो बताएंगे। उसके बाद आप अपनी मोटिवेशन बताएंगे कि आपको इस शोबे की तरफ किसने मोटिवेट किया। इन केस वो ये 2018 वाला टॉपिक आपसे पूछता है कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, उसके बाद जो है वो आप अपने कॉजेज उसमें लिखेंगे, देन उसको कंक्लूड कर देंगे। दूसरी तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कोई सोशल इशू आ सकता है जिस तरह 2019 से ऑनवर्ड 2024 तक जो है वो अब पूछे जा रहे हैं, उस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कोई भी सोशल इशू, फॉर एन एग्जांपल वो कह सकता है कि हम जो है वो वाटर पोल्यूशन को कैसे खत्म कर सकते हैं, हम जो है वो ओवर पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो आपके साथ ये भी डिस्कस कर सकता है कि स्पोर्ट्स को किस तरीके से लोगों में, यूथ में प्रमोट किया जाए, हम अपनी यूथ को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमारी कौम के लिए जो है वो एक फ़ायदेमंद टूल साबित हो। इस तरीके का कोई भी टॉपिक आ सकता है। और याद रहे कि ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज बेसिक जितना नॉलेज वो आपका यहाँ पर इन टॉपिक्स में टेस्ट कर रहा है वो हर स्टूडेंट के पास जो इंटरमीडिएट कर चुका है उसके पास मौजूद है। स्पोर्ट्स के बारे में कौन नहीं जानता, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में कौन नहीं जानता, ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन नहीं जानता, हर स्टूडेंट्स को इनके बेसिक्स पता है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी का टॉपिक कौन सा हो सकता है, ये तो हो गया ना हमारा जी फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड कैटेगरी ऑफ टॉपिक। थर्ड कैटेगरी ऑफ टॉपिक हमारा हम यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ टॉपिक हमारा ये हो सकता है कि वो हमारी ज़ात से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ पूछ ले जिस तरह से वो हमसे पूछ सकता है कि आपकी 3 ख्वाहिशात ऐसी ज़िंदगी में कौन सी हैं, उनके बारे में लिखें। आपके 3 सबसे बड़े फेयर्स इन द लाइफ, उसके बारे में पूछ सकता है। आपके फ्यूचर चैलेंजेस जो आप समझते हैं फ्यूचर में आप फेस कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकता है। तो आपकी ज़ात से रिलेटेड कोई भी बात पूछी जा सकती है, यहाँ उसको आपने तीसरी कैटेगरी में ले आना है और इसको प्रिपेयर करना है सेल्फ। अब देखिए, मुझे बताएं कि यहाँ पर आपको कोई नॉलेज दरकार है, आपके सबसे बड़े 3 फेयर्स, 3 डर आपकी ज़िंदगी के हवाले से बताने में कौन सी ऐसी मुश्किल है। आपकी सबसे बड़ी 3 ख्वाहिशात, ये टॉपिक आया हुआ है प्रीवियसली कि आप अपनी सबसे बड़ी 3 ख्वाहिशात बताएं जो आपकी ज़िंदगी में, कौन सा नॉलेज आपको चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना सीखना है और इस तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक लिखना है। एग्जामिनर इस चीज़ को देखना चाह रहा है। याद रहे कि आपका ये जो कंटेंट है, ये जो आप इसके अंदर लिखेंगे कंटेंट, इससे ज़्यादा देखा जाएगा आपकी प्रेजेंटेशन को कि आपने किस तरीके से टॉपिक को प्रेजेंट किया। और अगर आप अपने टॉपिक को अट्रैक्टिव रखते हैं आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। स्टूडेंट्स जो है वो 10 में से 9 के स्कोर को भी टच करते हैं, 8 भी लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर नहीं करते या फिर इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते तो उनके फिर पर्सनल स्टेटमेंट में 2 नंबर भी आते हैं। तो आपने अपने आप को जो है वो अच्छी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में लेके आना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। अब ये तो वो बेसिक्स थे जो इस लेक्चर सीरीज से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स का सुनना जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके इन प्रैक्टिस टॉपिक्स को वहाँ पर शेयर कर देते हैं या वहाँ पर मौजूद एडमिन्स के साथ शेयर कर देते हैं, तो आप ईजिली इनको इवैल्यूएट भी करवा सकते हैं। याद रहे कि वो जो है वो फिर ईज पर इवैल्यूएट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ शेयर करते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सारे टॉपिक्स पर प्रैक्टिस करके अपने किसी सीनियर को चेक करवाएं। उसके बाद जी हम चल रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करते ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप 17 नवंबर वाले लैट के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आप तमाम लोगों के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन को ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंपेंडियम को, जिसमें पास्ट पेपर लैट के मौजूद हैं, इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी बहुत लिमिटेड कॉपीज हमारे पास मौजूद हैं, तो जल्द से जल्द आप अपना ऑर्डर प्लेस करें ताकि ये आपको डिलीवर किया जा सके। एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन भी अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद हमारी जो प्रिपरेटरी क्लासेस हैं उनको 25% डिस्काउंट के साथ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठ के हमारी सुपरविजन में लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। बगैर वक्त ज़ाया कि हम जो है वो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हम टॉपिक्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं टॉपिक नंबर 1 है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। अब यहाँ 2 कीवर्ड्स कौन से हैं। फर्स्ट कीवर्ड है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, और दूसरा है जी इस टेक्नोलॉजी का रोल इन मॉडर्न एजुकेशन। अब ये तो हो गई स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपसे वो पूछना चाहता है, आपकी ओपिनियन जानना चाहता है कि डज इट एनहांसेस और हिंडर लर्निंग, क्या ये जो है वो हमारी जो लर्निंग है उसको एनहांस करता है या फिर
टेक्नोलॉजी की एजुकेशन इसमें एग्जिस्टेंस की वजह से और मॉडर्न एजुकेशन की अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारी लर्निंग हिंडर होती है, इसमें रुकावट पैदा होती है, तो ये पूछना चाह रहे हैं। अब अगर आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस की वजह से हमारी लर्निंग एनहेंस होती है तो फिर आप इसकी सपोर्ट में लिखेंगे। आप ये लेक्चर देख रहे हैं, इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी की बेसिस पे सुन रहे हैं। मैं जो इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी की मदद से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न एजुकेशन में होने की वजह से हमारी लर्निंग को इन्हांस कर रही है, तो आपने इन्हांस के ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है कि हाउ कैन यूथ कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। अब यूथ के बारे में पूछ रहा है, यूथ किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है। कंट्रीब्यूट किस चीज़ में करेगी यूथ? यूथ कंट्रीब्यूट करेगी पाकिस्तान को पीसफुल और प्रोग्रेसिव बनाने में। तो आपने पीसफुल और प्रोग्रेसिव बनाने में यूथ किस तरीके से अपना किरदार अदा करेगी, इस बारे में जो है वो आपने टॉपिक लिखना है। और इस टॉपिक पे 200 वर्ड्स लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये इतना लेंथी टॉपिक होता है कि इसको 200 वर्ड्स में कंप्लीट करना इज अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है वो आप थर्ड टॉपिक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इज इट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अलोंग साइड स्टडीज। अब ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो तालीम से हट के आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आप उनको नोट डाउन करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपके नजदीक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पूछना चाहता है कि अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस होगी, लेकिन अलोंग साइड स्टडीज जो आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए और उसको परस्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। देन आपके सामने है द इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ। दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर कि वो सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने सोशल मीडिया को प्रिपेयर किया, अब सोशल मीडिया के बारे में आप बेसिक्स जानते हैं तो आप इसके इंपैक्ट को डिस्कस करेंगे। इंपैक्ट किस चीज पर? यूथ पर। और पूछ रहा है कि ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है। अब आपके मुताबिक अगर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, इसकी पॉजिटिव के सपोर्ट में लिखें, नेगेटिव इंपैक्ट है तो नेगेटिव के सपोर्ट में लिखें। और आपको लगता है कि एक मिक्स्ड इंपैक्ट है डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ यूथ, तो फिर आप जो है वो इसको मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू कि आप इसको किस तरह से जो है वो परसीव करते हैं। देन आपके सामने जो है वो टॉपिक है कि शुड कॉलेज एजुकेशन बी फ्री फॉर ऑल इन पाकिस्तान। कॉलेज एजुकेशन क्या तमाम के तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री होनी चाहिए? तो फ्री का यहाँ पर जो है वो कीवर्ड है जिसके ऊपर आपने जो है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल और ह्यूमन राइट है जो एक्सेसिबल होनी चाहिए। और याद रहे कि अगर हमारे इदारे, हमारा मुल्क इन्वेस्ट करेगा अपनी यूथ के ऊपर और इसको जो है वो फंड करेगा तो फिर डेफिनेटली बात है जो हमारी यूथ है वो पाकिस्तान की सोसाइटी को प्रोग्रेस करवाने में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देगी। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल लिटरेसी इन पाकिस्तान। अब सबसे पहले तो आपने लिटरेसी के बारे में देखना है कि लिटरेसी होती क्या है। अब यहां पर पूछा जाता है कि किस तरीके से हम ट्रेडिशनल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी को ब्रिज कर सकते हैं, इनके गैप को खत्म करके इनको आपस में लिंक कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देन आपके सामने टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। अब यहां कॉलेज स्टूडेंट्स की बात हो रही है, आपने ये देखना है फर्स्टली कि कॉलेज स्टूडेंट्स को क्यों मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट्स की जो है वो लाइफ में जब उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन देयर लाइफ लेने होते हैं, तो वहां पर मेंटल हेल्थ के हवाले से, डिप्रेशन से स्टूडेंट्स को दूर रखने के लिए, इस तरह की जो है ना मुख्तलिफ एक्टिविटीज से दूर रखने के लिए जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि कॉलेज एजुकेशन को वो देनी चाहिए, किस तरीके से देनी चाहिए, इस बारे में जो है वो आप इस टॉपिक में लिखेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हाउ वॉलंटियरिंग कैन शेप अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर एंड कैरियर। तो कैरेक्टर और कैरियर जो है वो स्टूडेंट का शेप करने में मुख्तलिफ वॉलंटियर एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरह से उसको कंट्रीब्यूट करती हैं, इस टॉपिक पे आपने ये लिखना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 9, शुड स्कूल्स प्रायोरिटाइज टीचिंग प्रैक्टिकल लाइफ स्किल ओवर थ्योरेटिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स जो है वो सिखानी चाहिए स्कूल्स में ओवर थ्योरेटिकल नॉलेज, और इसको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए स्कूल्स की तरफ से। क्या आप ये समझते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेडिशनल नॉलेज, तो फिर आप इसके फेवर में लिखेंगे। और इनकेस आपको लगता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स में ट्रेडिशनल नॉलेज दिया जाना चाहिए, तो आप इसकी सपोर्ट में लिखेंगे। डेफिनेटली 99% लोग यही समझते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं सिखाई जाती, तो
तो इसकी इंपॉर्टेंस को आपने इस टॉपिक में हाईलाइट करना है और एग्जामिनर यही सुनना चाहता है। उसके बाद द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमारी इन्वायरमेंट को मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो डैमेज कर रही हैं, जिसमें आपकी जो है वो एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो आपने देखना है कि अगर हम एजुकेट करते हैं हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में यूथ को, तो किस तरीके से हमारी इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपने हाईलाइट करनी है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हमने 10 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ये 10 वो टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपसे पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आज जब आप पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो 3 डोमेन्स को ही टारगेट कर रहा होगा। पहली डोमेन जो 2018 से ऑनवर्ड पूछी जा रही थी कि आप वकील क्यों बनना चाह रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चंस अब मुश्किल रिपीट होते हैं। दूसरी डोमेन है इस तरह का सोशल इशू जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 10 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, अगले लेक्चर में 10 और डिस्कस करेंगे। तीसरा आपका टॉपिक हो सकता है जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी ज़ात से रिलेटेड हो सकता है। इससे हट के पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में ये स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए मौजूद होते हैं। कोई भी सवाल आपके करियर के हवाले से आप यहाँ पर जो है वो बिला झिझक पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।